हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। अपने 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए और आज का पहला प्रश्न है हमारा जो है ये आपका रीज़न, अभिकथन और कारण। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है। ये है आपका असर्शन कह रहा है। रीज़न में क्या है कि आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के एंजाइम और कुछ हार्मोन के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो कूट यहाँ पर दिया हुआ है आर सही है परंतु ए गलत है। इसको एक साथ आप देखें, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सी में है आपका ए सही है और आर गलत है, और डी में है ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 24। उसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब इसको देखें हम कि क्या ए और आर दोनों सही है। कह क्या रहा है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है। और इसका रीज़न है आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम्स और कुछ हार्मोन के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। तो बिल्कुल करता है। जो संबंधी शरीर जो हम आहार से प्रोटीन लेते हैं वो एंजाइम्स और हार्मोन के संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड्स को प्रदान करता है। अमीनो एसिड्स क्या है? अमीनो एसिड्स हमारी प्रोटीन की यूनिट है। और ये फर्स्ट वाला जो है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर ये जो है ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए भी अभिकथन ए और इसका असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो ए और आर बिल्कुल सही है और यहाँ पर इसने बता दिया कि कौन कौन से प्रोटीन के कौन कौन से कार्य होते हैं, इसलिए जो ये रीज़न है ये भी करेक्ट होता है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर बी जो है होता है वह बिल्कुल सही होता है। अगला है हमारा, बच्चों के व्यवहार के अध्ययन में कौन सी विधि श्रेष्ठ है? अवलोकन विधि, प्रयोगात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि या साक्षात्कार विधि? तो यहाँ पर ये आपका है जो उसमें बच्चे के व्यवहार के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सबसे बढ़िया होती है? अवलोकन विधि सबसे बढ़िया होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है कि बच्चों के व्यवहार का अध्ययन, अगर हमें बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना, स्टडी करनी है तो उसके लिए अवलोकन मीन्स देखना, देख करके वो सबसे अच्छी विधि होती है और इसमें बच्चे की दिनचर्या तथा उसकी मानसिक क्षमता का अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है रचनात्मक कला, विध्वंसात्मक कला, फाइन आर्ट या आंतरिक कला। तो इसमें ये जो आंतरिक सज्जा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम इंटीरियर डेकोरेशन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है आंतरिक कला। ठीक है, आंतरिक कला जो है यह ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो कि एक साधारण घर का काया पलट कर सकती है या घर में रहने वाले मूलभूत तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं घर में उपलब्ध स्थान एवं उपकरणों के मध्य समायोजन करने की कला है। मतलब जैसा आपका प्लेस है उसी के हिसाब से घर की साज सज्जा की जाती है। इनमें से कौन ऊतक है? यकृत, रक्त, आहार नली या पैंक्रियाज? इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऊतक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन जो है वो क्या, रक्त क्या है? संयोजी तरल ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है क्योंकि यह शरीर में सदैव बहता रहता है और रुधिर का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाना है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अन्य भागों से फेफड़ों तक लाता है। इसके लिए अतिरिक्त पोषण पदार्थों हार्मोन के शरीर के विभिन्न भागों में संचारित करता है। जबकि जो हमारा ये यकृत है, पैंक्रियाज है और आहार नली है, यह सब पाचन ग्रंथियों के भाग हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी कि इनमें से कौन सा ऊतक है? तो रक्त ऊतक है, संयोजी तरल ऊतक है। नेक्स्ट हमारा, थायरॉक्सिन की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म? तो कमी से पूछ रहा है, डिफिशियंसी से, कि थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी से क्या हो जाता है? तो उसकी कमी से, हाइपर तो होगा नहीं, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है तो हाइपो ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आप हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा वह व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता एवं उपयोग करता है वह क्या कहलाता है? खरीदार, उत्पादक, उपभोक्ता या दुकानदार। तो वह क्या कहलाता है हमारा? वह कहलाता है उपभोक्ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति जो उत्पादन का क्रेता उत्पादन को खरीदता है और उपयोग करता उसको क्या करता है? कंज्यूम करता है, वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है, जिसको कि हम कंज्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट है ताज़े फल और सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। शरीर निर्माणक आहार के रूप में, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सुरक्षात्मक आहार के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे ताज़े फल और सब्जियां हैं वह किसके रूप में हमें मतलब आहार में जब हम खाते हैं उसको, तो वो हमें क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि बहुत सारे रोगों से भी हमें बचने में सहायता मिलती है। जो फल और सब्जियां हैं उसमें बहुत सारे गुण होते हैं जो शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए स्वस्थ बनाए रखने तथा कई प्रकार के रोगों से निजात दिलाने में मदद करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार फलों एवं हरी सब्जियों के सेवन से कौन कौन हृदय रोग है, मोटापा है, कैंसर है, रक्तचाप तथा आंखों आदि संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। फलों और हरी सब्जियों में क्या पाए जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करता है? मजबूत करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है कठपुतली। जो पीछे के जो प्रश्न जो रह गए थे वो आगे वाले पेज में है। कठपुतली एक है, क्या है? दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है, श्रव्य साधन है और दृश्य श्रव्य साधन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका कि कठपुतली कौन से साधन के अंतर्गत आती है, या आपके दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें जो कठपुतली है यह एक बहुत ही मनोरंजनात्मक ढंग से, मतलब बहुत ही मनोरंजन करने वाले ढंग से संप्रेषण देने की एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है, और इस माध्यम से समाज में शिक्षा एवं अन्य कुरीतियों में भी बदलाव का संदेश प्रदान किया जाता है। तो जो हमारी पपेट है, पपेट है किसके अंतर्गत आती है? दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आती है। दृश्य इसलिए क्योंकि वो मंच पर दिखाई देती है और पीछे से कोई स्पीकर उसको बोलता है। अगला है हमारा, किस खनिज की कमी से शिशु मृत्यु दर क्रिटिनिज्म एवं घेंघा से संबंधित है? किस खनिज की कमी शिशु मृत्यु दर क्रिटिनिज्म तथा घेंघा से संबंधित है? मतलब जो शिशु जो मर जाते हैं गर्भ में ही, गर्भपात हो जाता है, क्रिटिनिज्म है और क्या? घेंघा। ये 3 बीमारियां हैं। ये किससे संबंधित है? तो जिंक है, तांबा है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है। तो करेक्ट आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर सही हो जाता है। तो आयोडीन, सभी मनुष्यों के लिए आयोडीन एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। मानव शरीर में करीब 15 से 23 मिलीग्राम आयोडीन होता है। घेंघा जो हम ग्वाइटर के नाम से जानते हैं, ये जो गर्भपात हो जाता है, शिशु मृत्यु दर जो ये है, इसमें क्या होता है? बच्चा गर्भ में ही मर जाता है और या फिर बहुत ही कमज़ोर होता है। क्रिटिनिज्म मतलब बौनापन हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर सी, यह आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में वैज्ञानिकों के नाम तथा उनके योगदान को सुमेलित कीजिए। मतलब किससे संबंध है? तो यहाँ पर ग्रास एवं क्रेंडल जो है मुंडेल हैं और लिनियन गिलबर्ट हैं और लोगवर्थ और बेरेट है। ठीक, तो बेस्ट हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पर जो आपका ग्रास एवं क्रेंडल का है वह किससे संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं वह ग्रह प्रबंध से संबंधित है। तो ए का दूसरा, ठीक है, ए का दूसरा हमारा हो गया। मुंडेल, इन्होंने परिवर्तन की श्रेणियां दी, तो ये हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया चौथा। तो 2 4 हमको यहाँ पे मिल गया। फिर उसके बाद गिलबर्ट की बात करें हम, तो गिलबर्ट ने इन्होंने सरल पेन एवं पेंसिल तकनीकी की बात की। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर 1 हो जाता है। तो 2 4 1, ठीक, क्या हो जाता है? 2 4 1। और जो है लोगवर्थ एवं बेस्ट
ये जो है इन्होंने किसकी बात की, तो इन्होंने बात की गृह कार्य की ऊर्जा संबंधी लागत। तो ये यहाँ पर 4 का आपका हो जाता है 3। तो यहाँ से आपका जो ये करेक्ट होता है 2 4 1 3, कौन सा कोड बनता है 2 4 1 3 का। तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी जो है वहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रास एवं क्रेंडल गृह प्रबंध से संबंधित है, मुंडेल परिवर्तन की श्रेणियों से है, लिनियन सरल पेन पेंसिल टेक्निक से है, और आपका लोकवर्थ एवं बेस्ट गृह कार्य की ऊर्जा संबंधी लागत से है। ओके, नेक्स्ट है ये जो है यहाँ पर प्रश्न नहीं आया है। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि इन्होंने डिज़ाइन के बारे में वो दूसरे उसमें रह गया है। तो प्रश्न यहाँ पर है कि जो आपकी मैप की डिज़ाइन होती है, तो वहाँ पे उसके बारे में ये पूछ रहा है कि मैप की जो डिज़ाइन होती है किसी आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है। प्रश्न अभी आपको दूसरी जगह देखने को मिल जाएगा, क्या किसी आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है। ठीक है, बिल्डिंग मैप संरचनात्मक डिजाइन, सूक्ष्म डिजाइन, रचनात्मक डिजाइन या ज्यामितीय डिजाइन। तो वह क्या कहलाता है, वह ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है। यहाँ पर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है। ज्यामितीय डिजाइन वे नमूने होते हैं जिन्हें बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पैमानों का सहारा लेना पड़ता है। सूक्ष्म डिजाइन केवल सजावट के उद्देश्य से बनाई जाती है। तो सूक्ष्म डिजाइन का प्रयोग किसमें, सजावट के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न था उसका करेक्ट आंसर ज्यामितीय डिजाइन हो जाएगा। प्रश्न एक बार आप लोग और थोड़ा ध्यान से सुन लें। अभी प्रश्न आपको दिख जाएगा, किसी आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है, ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है। अगला है वैक्यूम क्लीनर के किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन का सिद्धांत, चूषण का सिद्धांत, वाष्पन का सिद्धांत या संघनन का सिद्धांत। तो जो हमारा वैक्यूम क्लीनर है वह किस पर, चूषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्रयोग हम क्योंकि ये सक कर लेता है ना, जो भी डस्ट वगैरह है उसको सक कर लेता है, तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, घर की साफ सफाई, ऑफिस या घर की साफ सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। नवजात शिशु का सामना करना पड़ता है संवेगात्मक समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का, समायोजन की समस्याओं का या शारीरिक समस्याओं का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है समायोजन की समस्याओं का। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। नवजात शिशु का सामना, नवजात शिशु को किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, तो उसको समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाहर के वातावरण से समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारा, आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है। यह उदाहरण, मतलब कोई भी व्यक्ति है अगर उसके मालिक ने उसे डांटा फटकारा तो वह गुस्सा अपने बच्चे को पीट कर या डांट कर निकाल रहा है, तो वह किसका उदाहरण है, तो वह उदाहरण हो जाता है विस्थापन का, प्रतिगमन का, निरोध का या प्रक्षेपण का। तो वह किसका, विस्थापन का हो जाता है, क्योंकि हम अपने मालिक को तो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं ना, तो उसकी जगह हम क्या अपने बच्चे के ऊपर उस गुस्से को स्थापित कर दे रहे हैं, तो हम वहां से हटा करके दूसरी जगह अपने गुस्से को हम निकाल रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है। कर राहत मतलब जिसमें आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है, वहां की उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र या इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा विकास पत्र। जो इंदिरा विकास पत्र व्यक्तियों को राहत के दृष्टिकोण से इंदिरा विकास पत्र अन्य से भिन्न है। राष्ट्रीय बचत पत्र तथा सार्वजनिक भविष्य निधि योजना में आयकर से छूट प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकम टैक्स कि में इससे छूट प्राप्त होती है इंदिरा विकास पत्र से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। किसी आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है। अभी जो प्रश्न हमारा छूट गया था वो उसी का सही आंसर है कि किसी आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप क्या कहलाता है, वह ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है। किसके अंतर्गत, वह ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है, क्योंकि उसमें जो निश्चित पैमाने होते
होते हैं उनका प्रयोग करके उस डिज़ाइन को बनाया जाता है। तो यह ज्यामितीय डिज़ाइन के अंतर्गत आता है, ज्यामितीय मैप के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट है हमारा RH फैक्टर के बारे में पूछ रहा है कि RH फैक्टर क्या है। तो RH एंटीटोड का प्रकार है, एंटीजन का प्रकार है, एंटीबॉडी का प्रकार है, या र्यूमेटोटाइड आर्थराइटिस की उपस्थिति है। तो यह क्या है, ये आपका RH जो तत्व है वह किसका प्रकार है, वो प्रकार है आपका एंटीजन का प्रकार है। किसका, एंटीजन का प्रकार है। तथा RH तत्व का परीक्षण सर्वप्रथम रेसस बंदर पर किया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया RH तत्व। रक्त के लाल रक्त कणों में यह पाया जाता है, अतः यह तत्व रक्त में है तो धनात्मक RH कहलाता है, यदि यह अगर ब्लड में ना हो तो ऋणात्मक कहलाता है। तो यह एंटीजन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको रेसस एंटीजन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इस तत्व का परीक्षण सर्वप्रथम रेसस बंदर पर किया गया था, इसीलिए इसको रेसस एंटीजन के भी नाम से जानते हैं। RH फैक्टर वैसे है क्या, RH फैक्टर क्या है, एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है हमारा, जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं क्लासिक, स्टाइल, चिक या फैड। जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आपका उसको क्लासिक कहते हैं। जो ये क्लासिक है, जो वस्त्र को प्रदर्शित करता है, यह क्रिया क्लासिक कहलाती है। यह एक विशिष्ट शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, यह स्थायी मूल के साथ का यह एक काल्पनिक गुणवत्ता की कक्षा या रैंक है। क्लासिक में जो जब हम फैशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखेंगे फैड है, जैसे आया और गया। ठीक है, स्टाइल कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो क्लासिक जो होता है वह बहुत ही समय तक मतलब स्थायी बना रहता है। जैसे कुछ फैशन है जो कि क्लासिक के अंतर्गत आते हैं, जैसे हमारी साड़ीज़ हैं, साड़ीज़ किसके, क्लासिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, लेकिन यह कह रहा है जिस प्रकार कोई वस्त्र अपने आप को प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं। वैसे क्लासिक जो है वो जब हम फैशन के बारे में पढ़ेंगे किस तरह के होते हैं, कौन सा ज़्यादा टाइम तक, कम टाइम तक रहता है, तो उस टाइम में हम देखेंगे कि जो क्लासिक फैशन होते हैं वह कभी ऐसा नहीं कि कभी इसका ग्राफ बहुत ऊंचा हो गया, कभी बहुत नीचा हो गया, वो लगभग एक ही जगह पर रहता है, इसीलिए वो परमानेंट बना रहता है और बहुत मतलब हमेशा लंबे समय तक चलता है, तो वो क्लासिक के श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक दाब क्या है। एक वयस्क व्यक्ति है तो उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 140/100 mmHg और 220 80 है, 120 90 है और 120 80 mmHg। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारा जो सामान्य रक्तचाप जो माना गया है एक वयस्क व्यक्ति का, वह क्या है 120/80। यह बिल्कुल सही, यहाँ यह बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कौन सा होता है, 120 होता है और डायस्टोलिक आपका 80 होता है। तो अब हम बात करें कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, रक्तदाब होता क्या है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे रक्तदाब की बात कर रहा है। तो हमारी रक्त वाहिनियों पर पड़ने वाले खून के दबाव को रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इसकी माप इसका मापन जो किया जाता है इससे किसे स्फेग्नोमीटर से किया जाता है। यह एक सामान्य व्यक्ति के लिए आदर्श ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। और इसमें पहली ऊपर संख्या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाती है और जो नीचे वाला होता है क्योंकि हृदय की धड़कने का समय ब्लड प्रेशर को दिखाता है। और दूसरी संख्या जो है वह नीचे वाली जो है 80 जो यहाँ पे लिखा हुआ है वह क्या है, डायस्टोलिक है। ठीक है, तो यह क्या है, क्योंकि यह हृदय को तनाव मुक्त रहने के समय डायस्टोलिक से ब्लड प्रेशर की सूचना देती है। ब्लड प्रेशर को पारे के स्तंभ में मिलीमीटर में मापा जाता है और ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होने पर उसे हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, जब 140/90 हो जाएगा तब वो हाइपरटेंशन की श्रेणी में, उससे ऊपर जब जाता है तब हम उसको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। यह कब पारित हुआ है, तो यह 24 दिसंबर 1980 में, 24 दिसंबर 1982 में, 24 दिसंबर 1986 में और 24 दिसंबर 2000 को। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह 24 दिसंबर 1986 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होता है, करेक्ट हो जाता है।
है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 के तहत उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए, जैसे उसमें चयन का अधिकार, उपभोक्ता को सही मूल्य पर सही वस्तु का चयन करना है, इसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा है सुरक्षा का अधिकार, ठीक। तीसरा है सूचित किए जाने का अधिकार। चौथा है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। पांचवा है सुनवाई का अधिकार। छठा है उपभोक्ता की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार। और सातवां पॉइंट है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर मैंने सातों अधिकार को आपको बता दिया, 1 से लेकर के 7 तक। नोट करना हो तो आप फिर से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। हाँ, ये कौन जो इन्होंने निर्णय दिए हैं, कौन कौन से निर्णय हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर सही चुनिए। बड़े निर्णय कौन से हैं, छोटे निर्णय कौन से हैं, प्रोग्राम निर्णय कौन से हैं और गैर प्रोग्राम निर्णय कौन से हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसको पहले आपको बता देती हूँ, फिर हम लोग कूट की तरफ जाएंगे। तो बड़े निर्णय की बात करें हम तो यहाँ पर पार्टी व्यवस्थापन है, जीवन साथी का चुनाव है, विशिष्ट परिस्थितियों में आयोजित होती है और दिन के भोजन में परिवर्तन। तो बड़े निर्णय क्या होंगे, जैसे जीवन साथी का चुनाव, क्योंकि ये हमें पूरी जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाला है, तो ए का जो है हमारा दूसरा करेक्ट हो जाता है। छोटे निर्णय में क्या होगा, जैसे अगर हम यहाँ पर खाने की बात कर रहे थे कि दिन के भोजन में परिवर्तन, हमें अपने मील में क्या परिवर्तन है, तो ये हमारा किस छोटे निर्णय के अंतर्गत आता है। तो उसमें दूसरे का, यहाँ बी वाले का हमारा कौन सा हो जाता है, चौथा आ जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों में आयोजित होती है क्या, प्रोग्राम निर्णय, गैर प्रोग्राम निर्णय। तो प्रोग्राम निर्णय जो है वो पहले से हमको पता होता है, तो वह पार्टी व्यवस्थापन होगा, जैसे हमें पहले से पार्टी व्यवस्थापन हो जाता है। यहाँ पे फर्स्ट ये इसका करेक्ट आंसर होता है। और अगला है गैर प्रोग्राम निर्णय। गैर प्रोग्राम निर्णय के अंतर्गत वो आपका हमें पहले से कोई भी प्लानिंग नहीं है, अचानक से हम करते हैं, तो वहां पर हमारा 3 हो जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों में आयोजित होती है। तो यहाँ पर दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, उस हिसाब से हम यहाँ पे मिलाएंगे। दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वह हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। ये हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। प्लीज़ इसे ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय।